नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। और बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम लोग शिक्षण का अर्थ और उसकी परिभाषा पढ़ रहे थे, तो कल की क्लास में हमने शिक्षण का अर्थ और उनकी ढेर सारी परिभाषाओं पे चर्चा कर ली थी। अब आज की क्लास में हम लोगों को बात करनी है शिक्षण के सिद्धांतों पर। क्या बात करनी है? हम लोगों को बात करनी है शिक्षण के सिद्धांतों पर। उसके पहले मैं बता दूं कि आपकी और मेरी मुलाकात होती है डेली 2 बजे और शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे 2 बजे वाली क्लास में हम लोग पढ़ते क्या है? 2 बजे वाली क्लास में बेटा हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी, और शाम को 6 बजे वाली क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। प्रैक्टिस करते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चंस की, ठीक है। तो 2 बजे और 6 बजे हम लोग दोनों टाइम पर मिलते हैं लाइव आपके सामने, ठीक है। 2 बजे थ्योरी और 6 बजे प्रैक्टिस क्लास। तो इन दोनों समय को याद कर लीजिए, रट लीजिए, आपको इन दोनों समय पर आना बहुत जरूरी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी आज की क्लास। बहुत छोटी सी क्लास रहेगी आपकी, क्योंकि आपका ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसके बाद आपका सिर्फ एक टॉपिक बचेगा। आज के टॉपिक के बाद सिर्फ आपका एक टॉपिक बचेगा, वो क्या है? शिक्षण का प्रबंधन और प्रशासन। क्या बचेगा? शिक्षण का प्रबंधन और प्रशासन, ठीक है। चलिए बेटा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसके बाद एक टॉपिक बचेगा शिक्षण शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन पढ़ेंगे। उसके बाद आपका ये वाला टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये वाला शिक्षण कौशल वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि शिक्षण कौशल शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन थोड़ा लंबा चलेगा, पर आज ये आपका लगभग ये आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बचेगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं बेटा क्या देखना है हम लोगों को। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोगों को देखना क्या है। हम लोगों को देखना है शिक्षण के सिद्धांत। मतलब अगर हम टीचिंग कर रहे हैं तो किन चीजों को ध्यान में रखकर, कौन कौन से सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर हमको शिक्षण कार्य करना होता है। हमको शिक्षण कार्य कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनको ध्यान में रखकर हमको शिक्षण कार्य करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। शिक्षण के सिद्धांत से शिक्षण के सिद्धांत से हमारा तात्पर्य, शिक्षण के सिद्धांत से हमारा तात्पर्य उन बिंदुओं से है उन बिंदुओं से है जिन्हें हम अपना मार्गदर्शक मानकर, आपकी बात हो रही है क्योंकि आप टीचर बनने वाले हो, तो ये आपकी बात हो रही है बेटा, कि जिन्हें हम अपना मार्गदर्शक मानकर शिक्षण कार्य, जिन्हें हम अपना मार्गदर्शक मानकर शिक्षण कार्य करते हैं। शिक्षण कार्य, जिन्हें हम अपना मार्गदर्शक मानकर शिक्षण कार्य करते हैं, ठीक है बेटा। तो शिक्षण के सिद्धांत से हमारा तात्पर्य उन बिंदुओं से है जिन्हें हम अपना मार्गदर्शक मानकर शिक्षण कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई शिक्षण के सिद्धांत की एक परिभाषा। चलिए अब शिक्षण के सिद्धांतों की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके एक हेडिंग बना लीजिएगा, कुछ प्रमुख सिद्धांत। देखिएगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। कुछ प्रमुख सिद्धांत। अब कुछ प्रमुख सिद्धांतों की बेटा बात करें तो कौन कौन से सिद्धांत हैं, जल्दी से बता दीजिए। कौन कौन से सिद्धांत हैं? बताइएगा कौन कौन से सिद्धांत हैं, जल्दी से बताइएगा। तो कुछ प्रमुख सिद्धांतों की बात करें तो पहला सिद्धांत है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। मतलब अगर आप टीचिंग कर रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, तो आप बच्चे के जीवन से जोड़कर पढ़ाओ। एग्जाम्पल्स ऐसे दो कि जो बच्चे के जीवन से जुड़े हुए हों, ताकि भाई आप, बच्चा जान नहीं रहा है कि यूपी क्या होता है, आप उसको इंडोनेशिया का मैप दिखा रहे हो, बच्चा मैप नहीं जानता है, पहले उसको मैप दिखाने से पहले मैप के बारे में बताओ, मैप होता क्या है, नक्शा होता क्या है, तब बताओ, तब उसको आगे लेके जाओ। उसके जीवन से जुड़े हुए एग्जाम्पल दो, उसके मम्मी पापा भाई बहन से रिलेटेड एग्जाम्पल दो, जो एक आम घर की कहानी होती है, जो घर घर की बात होती है, उससे जुड़ी कहानियां दो, उसके एग्जाम्पल दो। तो उसके भाई का नाम लेकर के दो, इससे क्या होगा? खुश हो जाएगा। अच्छा तो भैया कहीं हैं, अच्छा तो दीदी कहीं हैं,
ऐसा होता है। तो मतलब बच्चा क्या होगा, बच्चा खुश हो जाता है जब उसको अपने जीवन से, आपकी अगर रियल लाइफ से हम चीजों को कनेक्ट कर देते हैं तो वो ज्यादा प्रभावी होता है और आपको ज्यादा समय के लिए याद रहता है। तो पहला कौन सा सिद्धांत है बेटा, पहला है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। सेकंड, इंडिविजुअल डिफरेंस का सिद्धांत। अब इंडिविजुअल डिफरेंस का सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। लिख जाइएगा, अभी बताते हैं सारे। प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। अब एक चीज देखिएगा बेटा, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। क्या होता है वैयक्तिक विभिन्नता? वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या मतलब होता है? इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है कि चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, हम सभी में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। इस दुनिया में पैदा होने वाला हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, किसी ना किसी रूप में वो अलग है। अगर आप कहोगे सर मेरे घर में दो जुड़वा भाई हैं, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। अरे यार तुम्हारे घर में दो जुड़वा भाई हैं तो क्या फिंगरप्रिंट भी मैच करती है? बालों का कलर ध्यान से नहीं देखे होगे, वो एक साइड से ऐसे टकला हो गया है ऐसे यहां से, और तुम्हारे पूरे बाल हैं तो उसके तुम्हारे हेयर स्ट्रेट्स हैं, स्ट्रेट हेयर है तुम्हारे, उसके हेयर ऐसे मुड़े हुए हैं, करली हेयर है। तुम्हारी उंगली एक, तुम्हारी चारों पांचों उंगलियां हैं, उसकी एक उंगली कम है। मतलब कहीं ना कहीं आंखों का रंग में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई, आवाज की पिच में तुम्हारी आवाज मोटी है, उसकी आवाज थोड़ी सी सुरीली है, पतली है। तो बिल्कुल कुछ ना कुछ अंतर सबके अंदर पाया जाता है, यह वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। फिर आता है आपका प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। मतलब सब में आपको कुछ ना कुछ अंतर जो मिलता है, यही होता है बेटा आपका वैयक्तिक विभिन्नता। फिर आता है आपका प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, और देखेंगे फिर आता है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत यानी कि इंटरेस्ट का सिद्धांत। आपको वही चीज पढ़ाया जाए जिसमें आपकी रुचि हो। दूसरी चीज, आपके अंदर जिज्ञासा की भावना, मतलब आप ऐसे पढ़ाया जाए कि आप उसके बारे में और जानना चाहो, और जानना चाहो, और जानना चाहो। जब ये वाली स्थिति पैदा कर दी जाए कि आप खुद से चीजों में इंटरेस्ट लो, तो क्या होगा? रुचि का सिद्धांत। उसके बाद क्या होता है? जिज्ञासा का सिद्धांत। मतलब जब आप खुद से चीजों को और से ज्यादा से ज्यादा खुद से अंदर मत करें, यार अगर यहां तक इतना हुआ होगा तो इसके बाद क्या हुआ होगा। तो ये क्या होता है बेटा? ये होता है आपका जिज्ञासा का सिद्धांत। क्या होता है? जिज्ञासा का सिद्धांत। चलिए बहुत बढ़िया, छठा सिद्धांत देखते हैं। रुचि का सिद्धांत हो गया, जिज्ञासा का सिद्धांत हो गया। फिर क्या आता है? विभाजन का सिद्धांत। चीजों को तोड़ तोड़ के पढ़ाई जाए। विभाजन का सिद्धांत क्या होता है? विभाजन का सिद्धांत मतलब हर चीज, हर टॉपिक को थोड़ा तोड़ तोड़ कर पढ़ाया जाए। अगर तोड़ तोड़ कर उसको पढ़ाया जाएगा तो आपके लिए करना ज्यादा ही आसान हो जाएगा। क्या होगा? अगर चीजें तोड़ तोड़ कर आपको पढ़ाई जाती है तो चीजें आपके लिए याद करना ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको एक बार देख लीजिएगा बेटा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे और देखते हैं कि किसमें क्या क्या बताया गया है। जल्दी से बताइएगा। चलिए, रुचि का सिद्धांत, जिज्ञासा का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, और बताइएगा सातवां, जो सेवेंथ है आपका पूर्व ज्ञान का सिद्धांत। आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया हो या आपको जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा हो, वो आपके जो आपका पूर्व ज्ञान है उसको जोड़कर, उसको देख कर कि बच्चे का लेवल क्या है, वो पहले से कितना जानता है, अब उसको और कितना कुछ सिखाया जा सकता है, ये सारी चीजें देखनी चाहिए। तो यानी कि आपके पूर्व ज्ञान, आपके पूर्व अनुभव को जोड़ करके हमको पढ़ाना चाहिए। तो क्या है? पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान से जोड़ करके, पूर्व ज्ञान से जोड़ने का सिद्धांत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान से जोड़ने का जो सिद्धांत है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है अंतःक्रिया का सिद्धांत। किसके मध्य अंतःक्रिया का सिद्धांत हो? टीचर और स्टूडेंट के बीच में अंतःक्रिया होनी चाहिए। अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब अंतःक्रिया का क्या मतलब होता है? इंटरैक्शन। तो इंटरैक्शन किसके बीच में है भाई? अगर कहीं पर भी शिक्षण कार्य चल रहा है, मतलब ये क्या है? शिक्षण के सिद्धांत है। अगर शिक्षण के सिद्धांत है तो इंटरैक्शन किसके बीच में हो रहा है? मेरे और आपके बीच में हो रहा है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में हो रहा है। तो आपसी अंतःक्रिया का होना बहुत जरूरी है। देखो यूट्यूब पे भले ही पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या वहां पे कमेंट वाला ये लाइव चैट का ऑप्शन क्यों दिया गया? भाई यूट्यूब को थोड़ी ना कोई शौक लगा था कि 4 लोग आ जाओ अपने घर के यहाँ पे पंचायत करो। पंचायत करने के लिए थोड़ी ना लाइव चैट बना था। वो तो तुम लोग उसका इस्तेमाल गलत करते हो। उसका इस्तेमाल था कि अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, कोई डाउट है, तो आप अपने टीचर से वो चीज पूछ लो। इसके लिए आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया था। हमारे यहाँ क्या होता है? तुम सो गई थी, तुम उठ गई थी, तुम खा ली, तुम नहा ली, तुम घूम आई, ये होता है हमारे यहाँ लाइव चैट में। ठीक है, तो इसके लिए बेटा लाइव चैट नहीं बनाया गया है। लाइव चैट बनाया गया था हमारे और आपके, आप दोनों के आपसी के लिए नहीं बनाया गया है, हमारे और आपके लिए बनाया गया है कि कुछ तुम हमसे पूछो, कुछ हम तुमसे पूछें। समझे? इस चीज के लिए बनाया गया है। अंतःक्रिया का सिद्धांत के आधार पर लाइव चैट। अब कोई पूछे लाइव चैट का निर्माण कैसे हुआ, तो बता देना कि सर अंतःक्रिया के सिद्धांत पे लाइव चैट का निर्माण हुआ था, ताकि हमारे और आपके बीच में इंटरैक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये होता है अंतःक्रिया का सिद्धांत। नवा देखते हैं योजना निर्माण का सिद्धांत। योजना निर्माण का सिद्धांत क्या होता है? योजना निर्माण यानी कि प्लानिंग थ्योरी। अब प्लानिंग का क्या मतलब हुआ कि अब भाई स्कूल मतलब कल स्कूल में पढ़ाने जाना है, तो एक 10 ठू कपड़ा पैक कर लिया, तौली पैक कर ली है, और वो ब्रश, कॉम्ब और कोलगेट का टूथपेस्ट, कोलगेट मैक्स फ्रेश कूलिंग क्रिस्टल पैक करके तब स्कूल जाना है। अरे ये योजना नहीं। अरे क्लास में जाना है, कैसे पढ़ाना है, किस विधि का प्रयोग करना है, टीएलएम कौन सा प्रयोग करना है, व्याख्यान विधि में क्या क्या बोलना है, कितने बढ़िया से प्रदर्शन करना है, ब्लैक बोर्ड का यूज कितने अच्छे से करना है, आप बच्चे के पूर्व ज्ञान का कैसे निरीक्षण करना है कि बालक का पूर्व ज्ञान कैसा है। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका प्लानिंग, योजना निर्माण का सिद्धांत। ये हो गया आपका योजना निर्माण का सिद्धांत। उसके बाद 10वां आता है आपका परीक्षण का सिद्धांत। भाई अगर इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो परीक्षण तो होना ही चाहिए। जल्दी से, जैसे हमारा ऐप आने वाला है, 1 हफ्ते के अंदर आपको ऐप मिल जाएगा हमारा। और जैसे आपको ऐप मिल जाए, ऐप में क्लासेस बेटा डालने लगे हैं, बस मान के चलो अब 1 हफ्ते के बीच अंदर आपको ऐप मिल जाएगा। अब हम ऐप पे पढ़ाएंगे, आप लोग ऐप पे आएंगे। कहाँ आएंगे? आप ऐप पे आएंगे। इधर प्रैक्टिस चलेगी, उधर क्लास चलेगी, इधर प्रैक्टिस, उधर क्लास। तो क्या होगा? आपका वहां पे परीक्षण हो जाएगा ऐप पे। मतलब यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे हम टेस्ट लेते हैं, तो आप लोग क्या करते हो? देखिए पहला कमेंट किसका है? ए। ले ए, सबके आंसर ए आ रहे हैं। तो अब वहां पे नहीं होगा, सबका इंडिविजुअल दिखेगा, एक दूसरे का किसी को नहीं दिखेगा, और मुझे सबका दिखेगा। तो क्या होगा? परीक्षण होगा, परीक्षण का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। 10वां देखते हैं, 10वां हो गया। 11वां देखते हैं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का क्या मतलब होता है बेटा? पुनरावृत्ति का सिंपल सा मतलब होता है रिवीजन या रिपीटिशन। तो ये क्या है? रिवीजन या रिपीटिशन का सिद्धांत है कि आप चीजों को बार बार बोल के रिवाइज करो। क्या होता है? रिपीटिशन का सिद्धांत। मतलब आप रिवाइज करते हो, जब चीजों को दोबारा से पढ़ते हो, तो ये होता है बेटा आपका पुनरावृत्ति का सिद्धांत। क्या होता है? पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान से जोड़ने का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, योजना निर्माण का सिद्धांत, परीक्षण का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। आई बात समझ में? देख लो इसको अच्छे से, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बताओ। एक और सिद्धांत देख लो, नैतिक मूल्यों का सिद्धांत। जब भी हम किसी बालक को पढ़ा रहे हो तो नैतिक मूल्य बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नैतिक मूल्यों का सिद्धांत। भाई नैतिकता होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, तो नैतिक मूल्यों का सिद्धांत। एक और बढ़ा दिया, नैतिक मूल्यों का सिद्धांत। चलिए अब आगे देखेंगे बेटा।
12 हो गए थे, 13वां सह संबंध का सिद्धांत। अब सह संबंध का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, इंटर रिलेशनशिप। अब ये वैसी रिलेशनशिप नहीं है, ये दो सब्जेक्ट को या दो टॉपिक को आपस में जोड़कर पढ़ाने वाले रिलेशनशिप की बात कर रहा है। कैसे रिलेशनशिप की बात कर रहा है? जब दो चीजों को, दो विषयों को या दो टॉपिक को आपस में जोड़कर या पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर, जब पुरानी चीज को नई चीज से जोड़कर, जैसे पहले पढ़ाया पानी, बताया कि बेटा पानी में रंग नहीं होता है, पानी में टेस्ट नहीं होता है, पानी में स्मेल या ऑर्डर जिसको बोलते हो वो नहीं होता है। फिर उसके बाद जब आपको पढ़ाना हो तो कैसे पढ़ाओगे? जोड़कर पढ़ाओगे, सह संबंध बना के पढ़ाओगे। कि उस दिन मैंने आपको पानी पढ़ाया था, पानी में ना रंग होता है, ना रूप होता है, ना सुगंध होती है, कुछ भी नहीं होता है। और पानी का केमिकल फॉर्मूला H2O होता है, यानी कि दो आइटम्स कार्बन के होते हैं और एक ऑक्सीजन का होता है। जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनता है? H2O बनता है। साइंस मुझे भी आती है, हल्के में मत लेना, ठीक है? तो सह संबंध का सिद्धांत, सह संबंध का सिद्धांत हो गया बेटा। इसके बाद आपस में बातचीत होनी चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए? संप्रेषण का सिद्धांत। संप्रेषण का सिद्धांत, ठीक है। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। 16वां प्रयोगवाद का सिद्धांत। प्रयोगवाद, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, प्रयोगवाद का सिद्धांत, ठीक है। एक और सिद्धांत लिख लो, सामाजिक परिवेश का सिद्धांत। सामाजिक परिवेश का सिद्धांत। तो बेटा इतने ढेर सारे आपके सिद्धांत हैं जो कि आपके शिक्षण में प्रयुक्त होते हैं। मैंने आपको लगभग सभी सिद्धांत बता दिए हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा। सहसंबंध बता दिया, संप्रेषण मतलब बातचीत होता है, कम्युनिकेशन का सिद्धांत, सर्वांगीण विकास मतलब ऑल अराउंड डेवलपमेंट, मतलब जब आपका चारों ओर से डेवलपमेंट हो तो क्या होता है? सर्वांगीण विकास का सिद्धांत होता है। जब आप प्रैक्टिकल्स करते हो, चीजों को प्रयोग करके देखते हो, आपको बताया आपने वैसे रट लिया तो अलग बात, अगर आप उसको प्रयोग करके कहीं पर देखते हो तो क्या होता है? प्रयोगवाद का सिद्धांत होता है। समाज से आप समाज के बीच में, समाज के मध्य रहकर सीखते हो, क्या होता है? सामाजिक परिवेश का सिद्धांत होता है। क्या होता है? सामाजिक परिवेश का सिद्धांत होता है। चलिए अब एक और बात कर लेते हैं बेटा, एक छोटा सा टॉपिक आपका इसी में और जोड़ लेते हैं, उसके बाद आपका ये वाला टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण की विशेषताएं कि मतलब अगर शिक्षण होता है तो उसकी क्या क्या विशेषता होती है। चलिए देखते हैं बेटा शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण क्या होता है? आप लोग ने जब जब से पढ़ना शुरू किया तब से आपने एक चीज पढ़ रखा है कि शिक्षण क्या है। तो शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, मतलब शिक्षण जब भी होता है तो इसके पीछे एक उद्देश्य छुपा होता है। तो पहला सिद्धांत आपका यही हो जाएगा कि शिक्षण क्या है? तो शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यही एक इसकी विशेषता है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। नेक्स्ट बताइएगा, पहला हो गया कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है बेटा, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए अभी थोड़ी देर में बात करते हैं बेटा। चलिए शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, आपका पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षण क्या होता है? शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है भाई, इसमें समाज के विभिन्न वर्ग के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, सब साथ में बैठकर पढ़ते हैं। तो क्या है?
ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण देने के दो रास्ते होते हैं। कौन कौन से दो रास्ते होते हैं? पहला होता है औपचारिक शिक्षण और दूसरा क्या होता है? अनौपचारिक शिक्षण। औपचारिक शिक्षण कहां पे होता है? औपचारिक तथा अनौपचारिक। इसकी क्या विशेषता है? शिक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक, दूसरा होता है अनौपचारिक। क्या होता है औपचारिक और क्या होता है अनौपचारिक? जब आप स्कूल में जाके बैग बस्ता कापी किताब लेके बैग पे पीछे टांग के पिट्ठू की तरह आप पहुंच गए, स्कूल में 1 घंटा बजा, टन आ गया मैथ का पीरियड, दूसरा घंटा बजा, टन टन आ गया हिंदी का पीरियड। जब इस तरह से आपके बकायदा कॉपी निकालो, किताब निकालो, गणित की किताब निकालो, हिंदी की किताब निकालो, ये वाली बात होती है, तो क्या होता है? तब हो जाता है बेटा आपका औपचारिक शिक्षण। मतलब जब आपको एक सिस्टम बना करके, एक सिस्टम में रख करके आपको पढ़ाया जाए तो क्या होता है वहां पर? औपचारिक शिक्षण। लेकिन जब आप अनजाने में एक नॉन फॉर्मल वे में सीखते हो, नॉन फॉर्मल वे में सीखते हो, तो होता है अनौपचारिक शिक्षण। औपचारिक शिक्षण कहां पे होता है? स्कूलों में होता है। वहां आप कॉपी किताब पेन कलम लेके जाते हो, मम्मी पापा आपको बहुत सारी चीजें ऐसे ही पढ़ाते रहते हैं, नात रिश्तेदार पढ़ाते रहते हैं, भाई बहन पढ़ाते रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी आपको भाई कई चीजें बता देते हैं। तो वहां पर आप कोई बैग बस्ता कापी किताब लेके नहीं गए होते हो, आप ऐसे ही चीजों को सीख रहे होते हो, तो वहां पे क्या होता है? वो होता है बेटा क्या? वो होता है आपका अनौपचारिक शिक्षण। अनौपचारिक शिक्षण। और बताइए क्या होता है यहां पे? चौथा देखिएगा, दो तरफा प्रक्रिया होती है। कैसी होती है? दो तरफा प्रक्रिया होती है। दो तरफा कैसी प्रक्रिया है? दो तरफा प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब दो तरफा का क्या मतलब? कि कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, बाकी आप समझदार हो। मतलब आप भी, आपका और मेरा दोनों का इसमें शामिल होना बहुत जरूरी है। मैं कितनी भी एनर्जी के साथ, कितने भी जोश के साथ, कितने भी बढ़िया वाले एग्जांपल्स के साथ आपको पढ़ा डालूं, लेकिन अगर आप इसमें शामिल नहीं होते हो तो कोई मतलब नहीं है मेरा बढ़िया पढ़ाने का। कैसी प्रक्रिया होती है शिक्षण? दो तरफा प्रक्रिया होती है कि जितने जोश, जितने शक्ति, जितने एनर्जी, जितने बढ़िया एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं, उतने ही जोश के साथ आप भी हो कि हाँ सर आज के बाद तो ये भूलेगा ही नहीं, इतना बढ़िया से पढ़ेंगे। तो क्या होता है? दो तरफा प्रक्रिया होती है। दो तरफा प्रक्रिया होती है। और क्या होता है? सामाजिक प्रक्रिया तो बता दिया। और बताइएगा, दो तरफा हो गया, औपचारिक तथा अनौपचारिक हो गया, और सामाजिक बता दिया। बाल केंद्रित प्रक्रिया है, मतलब आपको भाई मालिक आप हैं, मालिक आप हैं। ये देखो, अब चेहरे पे खुशी तो देखो। कैसी प्रक्रिया है? बाल केंद्रित प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? बाल केंद्रित, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड है। मालिक आप हो भाई, जो कहोगे जब कहोगे तब पढ़ाऊंगा। आज कह दो शिक्षण कौशल बंद करो, जीवन कौशल पढ़ाओ, मजबूरी है भाई। बाल केंद्रित है, आपकी रुचि के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार, आपके समय के अनुसार पढ़ाना मेरी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है वो बाल केंद्रित है। कोशिश ना करना 2 बजे ही पढ़ाऊंगा धूप में, ठीक है? जग के पढ़ना पड़ेगा। कह दिया मार दांत निकाल रहे हैं, बाल केंद्रित। चलो पढ़ो, चलो। बाल केंद्रित प्रक्रिया है। चलिए बेटा, ठीक है। देखो टाइम नहीं है, इसलिए 2 बजे आपकी क्लास लगती है, नहीं तो मुझे कोई जबरदस्ती नहीं है कि मैं आपकी क्लास 2 बजे भरी दोपहरिया में आपको पढ़ाऊं गर्मी में। मुझे भी अच्छा लगता है कि सुबह सुबह ठंडे मौसम रहता है या रात को ठंडा मौसम हो जाता है तब पढ़ाऊं, लेकिन समय को देखते हुए भाई करना पड़ता है ना, करना पड़ता है। चलिए, तो बाल केंद्रित प्रक्रिया है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। शिक्षण क्या होता है भाई? सीखना कभी बंद होता है? सीखना कभी भी बंद नहीं होता है। तो ये क्या है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब आजीवन चलेगी, कभी रुकेगी नहीं। आप रोज कुछ ना कुछ, जब तक ये सांस चलेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा, सीखना आपका काम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, सीखना आपका काम रहेगा। जब तक आपकी सांसें चलेंगी, जब तक आपका दिल धक 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 करेगा। वैसे तुम्हारा दिल धक धक करता है, हमारा दिल तो क्या करता है? लब डब लब डब लब डब करता है। अच्छा, वो लब वाला लब नहीं करता है, लब डब लगा के और लब करता है, वो लब डब नहीं है। लब डब साउंड होती है हार्ट की ओरिजिनलिटी में। तो जब तक हार्ट हमारा लब डब करता है तब तक हम लोग क्या करते हैं? तब तक हम लोग सीखते हैं। तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए, जीवन से जुड़ी रहने वाली प्रक्रिया है, रुचिपूर्ण प्रक्रिया है। चलिए, रुचिपूर्ण प्रक्रिया है, अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। देखते हैं रुचिपूर्ण। अब नंबरिंग में भूल गया तो आप लोग देख लीजिएगा। रुचिपूर्ण प्रक्रिया, अर्थपूर्ण प्रक्रिया, मतलब हम आपको जो भी चीजें पढ़ाते हैं, आपको जो भी सिखाते हैं,
उनका कोई ना कोई अर्थ होता है, उनका कोई ना कोई अर्थ होता है, ठीक है। और क्या होता है, अंतःक्रिया आधारित होती है, तो यानी कि दो तरफा बता दिया, वही हो जाएगा आपका अंतःक्रिया आधारित। अंतःक्रिया आधारित होती है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। आपने अभी कल की क्लास में इतनी ढेर सारी परिभाषाएं देखी थी, उनमें सबने यही कहा था कि शिक्षण क्या है, जिससे आपका व्यवहार में परिवर्तन हम ला सके, उसी को शिक्षण बोलते हैं। तो व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है ये। शिक्षण क्या है, व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये भी इसकी एक विशेषता है, जिससे आपका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। सार्थक प्रक्रिया है, सार्थक प्रक्रिया है, प्रेरक प्रक्रिया है, चलिए सार्थक प्रक्रिया है, प्रेरक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मतलब शिक्षण हर समय हर जगह चलता रहता है, हर जगह व्याप्त है। आप कहीं कहीं पर भी बैठे हो, लेकिन आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। इससे क्या होता है, क्या पता चलता है कि ये शिक्षण जो है ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ठीक है बेटा। तो ये हो गई आपकी शिक्षण की विशेषताएं, एक बार इसको कायदे से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो, उसके बाद आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शिक्षण के प्रकार देख लेते हैं बेटा। शिक्षण के प्रकार, अब शिक्षण के प्रकार की बात करते हैं तो कुल 3 प्रकार का शिक्षण होता है। कितने, कुल 3 प्रकार का शिक्षण होता है, ठीक है। कौन कौन सा, एक होता है शिक्षक केंद्रित, एक होता है बाल केंद्रित, और एक होता है अहस्तक्षेपी शिक्षण। क्या होता है, अहस्तक्षेपी शिक्षण। चलिए एक एक करके देखते हैं सभी को। तानाशाही, इसको क्या बोलते हैं, तानाशाही शिक्षण। और क्या बोलते हैं इसको, बाल केंद्रित। पहला हो गया तानाशाही शिक्षण, बाल केंद्रित, या नहीं सॉरी शिक्षक केंद्रित होता है, सॉरी 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 सॉरी, शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है बाल केंद्रित। दूसरा होता है बेटा बाल केंद्रित। अब बाल केंद्रित के साथ साथ इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग प्रजातांत्रिक। क्या बोल सकते हैं, प्रजातांत्रिक। नेक्स्ट क्या है, लास्ट वाला क्या है आपका, अहस्तक्षेपी शिक्षण। क्या होता है, अहस्तक्षेपी। अहस्तक्षेपी शिक्षण। अब चलिए देखते हैं, जो शिक्षक केंद्रित होता है इसकी क्या विशेषता है। चलिए देखते हैं, इसको 2 पार्ट्स में बांटते हैं। ये अमनोवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक है ये, विद्यार्थी भूमिका विहीन होता है। विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता है, टीचर ने जो कह दिया वो करना है, उसकी कोई भी बात नहीं सुनी जाती है। विद्यार्थी भूमिका विहीन होता है, इसीलिए इसको हम लोगों ने खत्म कर दिया। विद्यार्थी जो है वो भूमिका विहीन हो जाता है यहां पे। नेक्स्ट देखते हैं बाल केंद्रित या
प्रजातांत्रिक, बाल केंद्रित या प्रजातांत्रिक, इसमें क्या है, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी है, मनोवैज्ञानिक विधि है। और क्या देखते हैं इसमें, इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को वरीयता है, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को वरीयता दी जाती है, इसीलिए इसको मनोवैज्ञानिक विधि भी कहते हैं, क्योंकि दोनों को फुल इज्जत मिल रही है। शिक्षक शिक्षार्थी दोनों को वरीयता। हस्तक्षेपी शिक्षण क्या होता है बेटा, हस्तक्षेपी शिक्षण, इसमें जो छात्र है वो सर्वे सर्वा होता है। क्या होता है, छात्र जो है ये सर्वे सर्वा होता है, मतलब माई बाप कह सकते हैं इनको, इनके ऊपर कोई नहीं होता है। उसमें देखो दोनों को भूमिका दी गई थी, यहाँ पे छात्र जो है वो सर्वे सर्वा होता है, मतलब जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि टीचर होता ही नहीं है, क्योंकि टीचर ही नहीं है, इस वजह से छात्र सर्वे सर्वा होता है। कौन सी शिक्षा होती है, जो आप लोग प्राइवेट नहीं पढ़ते हो, दूरस्थ शिक्षा, ओपन, जैसे इग्नू वगैरह से पढ़ते हो, भाई क्या है, स्कूल आना है तो आइए, नहीं आना है तो ना आइए, बस एक किताब ले लीजिए, पढ़िए और पेपर निकालिए। तो दूरस्थ शिक्षा में ऐसा होता है, दूरस्थ शिक्षा। तो बेटा देख लीजिएगा इसको, इसके प्रकार एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। देख लीजिएगा बेटा इसको अच्छे से एक बार। शिक्षण के प्रकार तो तीन प्रकार का होता है, एक तानाशाही होता है या शिक्षक केंद्रित, एक होता है बाल केंद्रित, एक होता है आहस्तक्षेपी, एक होता है आहस्तक्षेपी। चलिए चलिए इधर चलिए, तो अमनोवैज्ञानिक है, विद्यार्थी की भूमिका, विद्यार्थी की कोई भूमिका नहीं है पहले वाले में। दूसरा मनोवैज्ञानिक है, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को वरीयता है। आहस्तक्षेपी शिक्षण में छात्र सर्वे सर्वा है, और दूरस्थ शिक्षा की बात होती है, दूरस्थ शिक्षा की बात होती है। तो बेटा ये था आपका कंप्लीट टॉपिक 6 में हम लोगों ने आज शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण की विशेषताएं और शिक्षण के प्रकार खत्म कर लिया। अब आपका शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन एक टॉपिक बचता है, उसको हम लोग खत्म करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे उसको और फिर उसको आगे खत्म करेंगे। तो आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।